मनोकामना न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। होय, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे 2024 लोकसभा निवडणुकीमध्ये तिकीट कापले जाऊ शकते। केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये सर्वाधिक बेस्ट परफॉर्मन्स देणारा मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांची गणना केली जाते। त्यामुळे ते आगामी काळात पंतप्रधान पदाचे दावेदार ठरू शकतात। हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन काही मंडळींनी त्यांना पक्षीय पातळीवर महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या पदावर स्थान दिले नाही। ही बाब लपून नाही, परंतु या बाबीचा नितीन गडकरी यांच्या कार्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही। ते आजही आणि उद्याही आपल्या चालू असलेल्या कामावर अधिक चांगले काम करतील, यात शंका नाही। त्यांना कोण्या एका पदावर ठेवले आणि कोण्या एका पदावरून काढले याचा काहीही फरक पडत नाही। परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर पक्ष अडचणीत सापडल्यास मात्र नितीन गडकरी हेच पक्षाचे संकटमोचक ठरतील। कारण विलासराव देशमुख यांच्यानंतर सर्व पक्षात तेवढेच मानाचे आणि आदराचे स्थान असलेले एकमेव व्यक्तिमत्व हे नितीन गडकरी हे आहेत, आणि तेच पंतप्रधान पदाचे सर्वमान्य व्यक्तिमत्व ठरतील, असे स्पष्ट आणि परखड मत देशाचे ज्येष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा आणि राज्याचे आघाडीचे राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे यांनी मांडले आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भपकेबाज कार्याला नितीन गडकरी यांनी कार्यकर्तृत्वाची जोड दिल्यामुळे या सरकारची थोडीफार इज्जत शाबूत आहे। अन्यथा आपले सरकार वाचवण्यासाठी विरोधकांमध्ये फोडा आणि जोडा ही इंग्रज नीती वापरण्याची वेळ आली नसती, असे परखड विश्लेषण गोदी मीडिया वगळून व्यक्त केली जात आहे। पहा अशोक वानखेडे यांचे रोखठोक विश्लेषण। मनोकामना न्यूज हे वेगळ्या व स्वतंत्र बातम्यांची वृत्तसंस्था आहे। बातम्या आवडल्यास मनोकामना न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनचे बटन दाबा, व्हिडिओ फॉरवर्ड करा। धन्यवाद। और हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त अशोक वानखेड़े, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत तल्ख बोलते हैं, लेकिन इनकी जो तल्खी है उसी में सारी सच्चाई छुपी है, जो सच्चाई आपको आज गोदी मीडिया के दौर में किसी संपादक या पत्रकार से नहीं दिखेगी। भाऊ बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल पे मैं एकदम चटक जवाब चाहता हूं आपसे, और उम्मीद है कि आप एकदम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये जो गडकरी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या ये 2024 में अगर बीजेपी की सीटें कुछ कम आती तो क्या गडकरी को आरएसएस कह सकती थी कि भाई अगले प्रधानमंत्री ये होंगे? क्या आपको लगता है कि 2024 की जो गणित थी, उस गणित का जो डर था, उस डर की वजह से गुजरात लॉबी ने एक सीनियर लीडर को, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा सरकार में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर हैं, उनको बाहर का दरवाजा दिखाया गया है? बिल्कुल दीपक भाई, कई बार आपने भी ये स्टोरीज की है कि क्यों डरती है गुजरात लॉबी, किससे डरती है। इस हेडलाइन से आपने भी कार्यक्रम किया और हमने भी कहा था पिछली बार क्या होगा। गडकरी की लोकप्रियता, उनकी स्पष्ट वक्तता और उनका डिलीवरेंस, जो काम बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने आज तक जब भी किसी मंत्रिमंडल में, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे केंद्र में हो, जो भी उन्होंने हाथ में लिया काम, उसको बाखूबी से अंजाम दिया। वो सिर्फ अपने मन की बात नहीं करते, वो जन की बात देखते हैं और काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता, उनके साथ उनका लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम अखबारों तक, गोदी मीडिया भी छुपी जबान में तो ये कहती ही है कि गडकरी अच्छा काम करते हैं। मतलब वो नरेंद्र मोदी जी का बहुत महिमा मंडन करते होंगे, लेकिन गडकरी को भी गाली नहीं दे सकते, क्योंकि गडकरी जी जहां है वहां काम करते हैं। जब जब कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनका होता है तो वो बेबाकी से बोलते हैं और वो स्टैंड्स बाय स्टेटमेंट। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अरे बिल्कुल कहा और ये सही बात है, मैंने क्या गलत कहा। ये बात वो हमेशा कहते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गणित हम बार बार देख रहे थे, बिहार में जो तख्तापलट हुआ, उसके बाद लगातार बाकी राज्यों में भी जो भागादौड़ी हो रही, उससे एक बात तो है कि 2024 में अब की बार 300, इस बार 250 पार और 230 पार, 240 पार भी तकलीफ वाला मामला हो गया है। इसलिए इस पार्लियामेंट्री वोट को यदि आप देखेंगे ठीक से, तो इसमें बहुत सारा प्रयास ऐसा किया गया है कि गडकरी को अलग थलग किया जाए और बाकी असंतुष्टों के कंधे पे हाथ रख के उनके जख्मों पे नमक छिड़काया जाए, नमक नहीं, मलम लगाया जाए। अब आप देखिए, राजनाथ सिंह, लगातार राजनाथ सिंह भी नाराजगी के सुर व्यक्त करते रहते हैं।
राजनाथ सिंह जी ने जब बोला लखनऊ में, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे आना है। वो बहुत बड़ी बात थी। और बीच में भी राजनाथ सिंह जी ने कई बातें ऐसी की जो केंद्र सरकार के लिए और केंद्रीय नेतृत्व के लिए असहज हो गई थी। राजनाथ सिंह, गडकरी, ये सब एक हो जाते तो भी एक बड़ा संकट केंद्रीय नेतृत्व के सामने होता है। इसलिए राजनाथ सिंह जी को रखा, नहीं तो निकालना तो राजनाथ सिंह तो पहले से सीनियर है गडकरी से, उनको भी निकालना था। दूसरी बात, येदुरप्पा। येदुरप्पा तो आपने किनारे कर दिया था कर्नाटक में, लेकिन येदुरप्पा जी ने सिर्फ एक छोटी सी करवट कह ली, आप वहां लोकल बॉडी के सारे इलेक्शन हार गए। आपको यह समझ में आ गया कि कर्नाटक में लोकसभा यदि जीतना है तो येदुरप्पा जी के चरणों में जाना होगा। तो येदुरप्पा, जिनको आपने इस लायक नहीं समझा कि वो राज्य चलाए, उनकी उम्र हो गई है। अब ऐसे उम्रदराज आदमी को फिर आपने सेटलमेंट के तहत मरहम लगाने के चक्कर में यहां लाया। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल इस अपमान को भूले नहीं कि उनके नेतृत्व में सरकार ने चुनाव लड़ा और उनके अच्छे कामों का नतीजा था कि आसाम में फिर से वो वापस आ गए। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बाद बगैर एक तीसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उन्हें लूप लाइन में पटक के रखा जाता है। तो सर्बानंद सोनोवाल हो गए, बिहार के मोदी हो गए। बिहार में मोदी को अलग करना, ये बीजेपी को समझ में आ गया। सुशील मोदी को, इन मोदी जी को समझ में आ गया कि आज बिहार जैसा राज्य हाथ से चला गया है। तो सर्बानंद सोनोवाल भी चले जाएंगे, राजनाथ सिंह भी और येदुरप्पा भी, ये सब लोग यदि इकट्ठा हो गए गडकरी के साथ तो ये बहुत बड़ा भारी संकट हो जाएगा। इसलिए अलग अलग एक सवाल मेरा ये है कि इधर अभी एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये कहा गया था कि मोदी सरकार के जो नंबर 1 परफॉर्मर है, यानी जो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा जो मंत्री दे रहा है जमीन पर, वो नितिन गडकरी है। यानी नितिन गडकरी नंबर 1 परफॉर्मर मिनिस्टर मोदी सरकार में। उनकी उम्र भी कम है, उनकी उम्र 75 साल से नहीं है जो पैरामीटर मोदी जी ने तय किया है, तो उनकी उम्र 65 साल है। अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर मोदी जी क्यों पीछे पड़े, फिर क्यों निकाल दिया? तो दीपक जी, मोदी जी के पास क्या है परफॉर्मेंस के नाम से? बहुत ही स्ट्रेट बोल रहा हूं मैं, आपने बोला सीधा, और मैं तो कोई लेग लपेट से बात नहीं करता। 2014 से लेके नरेंद्र मोदी जी सिवाय बोलने से क्या करते हैं? सिर्फ बोल ही रहे ना, और जनता सुन रही है। कभी मन की बात करते हैं, कभी काय की बात करते हैं, कभी स्टैंड अप इंडिया, कभी ब्रेकअप इंडिया, कभी ये इंडिया, कभी वो इंडिया। लेकिन देश के हालात क्या है? आज हमारा रुपया कहां जा रहा है, डॉलर कहां जा रहा है, महंगाई कहां जा रही है, देश के ऊपर कर्जा कितना है, आने वाले समय में हम कब रिकवर हो जाएंगे? आपने तो बोला 2027 में 2047 में हम विकसित देश होंगे। शायद नरेंद्र मोदी जी को विकसित देश होने के मायने ही पता नहीं। क्या हम आज किसी भी पैरामीटर पे, चाहे वो पैरामीटर जीडीपी का हो या ग्रॉस नेशनल इनकम का हो, जीएनआई का, या आप पीसीआई का हो, या फिर जो इंडेक्स होता है लाइफ, इसका इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स हो, ये किसी भी इंडेक्स पे हम विकसित देशों के कई नीचे हैं। हमें कई गुना, आने वाले 25 साल में कई गुना स्पीड से काम करना होगा, जो कहीं से कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं, मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल ये है आपसे कि जो स्पीड से काम कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, जिसको वही तो मीडिया कह रही कि भाई ये नंबर 1 वही तो कहने जा रहा हूं आपको जी। जब आप सिर्फ बोल रहे हो, लगातार फेल हो रहे हो, लगातार आप आंकड़ों के साथ खेल रहे हो, आप समस्याओं के ऊपर चद्दर डाल के उत्सव बना रहे हो, ये सब जनता के सामने है। और दूसरी तरफ जनता के पास एक डिलीवरी देने वाला नेता है कि जो बोलता है वो करता है, जो कभी लूज टॉक नहीं करता। लूज टॉक मतलब हवाबाजी नहीं करता, जितना बोलता है उतना ही करता है। यदि गलतियां हुई तो एक्सेप्ट करता है। ये वही मंत्री है जो एक्सेप्ट करता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हां, ये मेरे में कमी है, ये मेरे मंत्रालय में ये मेरी असफलता है कि मैं एक्सीडेंट के आंकड़ों में मरने वालों की संख्या कम नहीं कर पाया। मैं एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं हो रोड पे, इसलिए मैं प्रतिबद्ध हूं, लेकिन मैं इसमें विफल हूं। लेकिन बाकी जगह जो काम कर रहे हैं वो आज सारी दुनिया देख रही है, वो क्या काम कर रहे हैं, कितने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। तो ऐसे आदमी से तो डर लगेगा। जो आदमी, देखिए, 2 टाइप के होते हैं। एक आदमी सीधा कंपटीशन में उतरता है, और एक आदमी जिसको पता है कि मैं कंपटीशन में टिक नहीं सकता,
वो कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करता है। एक होता है फेयर प्ले। फेयर प्ले में दो कुश्ती वाले जब अटले बलन के, एक बलन के कुश्ती वाले जब अखाड़े में उतरते हैं, तो आप उनकी कुश्ती देखिए, वो जानता है या तो मैं जीतूंगा या वो जीतेगा, लेकिन कुश्ती देखने लायक होगी। या एक को मालूम है कि मैं बहुत कमजोर हूं और सामने यदि ताकतवर पहलवान आया तो पहले ही उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेके उसको पार्टी ही नहीं लेने दो। तो आपको लगता है कि गडकरी ज्यादा वजनदार पहलवान है? बहुत ज्यादा वजनदार पहलवान है। एक और सवाल पे आ रहा हूं भाऊ, ये भी बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि एक तरफ तो उन्होंने नितिन गडकरी जो दावेदार हो सकते थे प्रधानमंत्री के, उनके पर कतर दिए और वो लगातार पर कतर रहे। राजनाथ को भी थोड़ा सा सबक दिखाया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बड़ी चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनको जो है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जो उसकी एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है पॉलिटिकल, उसमें योगी आदित्यनाथ को जगह देगी, ऐसी चर्चा हो रही थी। लेकिन हमने देखा योगी आदित्यनाथ को भी किनारे कर दिया गया। इसके पीछे क्या गणित है साहब? नहीं, ये इसके पीछे भी है। योगी आदित्यनाथ भी आज बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस तो है। आज हिंदुत्व का यदि परचम कोई पकड़ में हाथ में लेके चल रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो हिंदुत्व का एजेंडा भी योगी आदित्यनाथ लेके जाएंगे, विकास का एजेंडा गडकरी लेके जाएंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी जी क्या टाल कुटेंगे वहां बैठ के? वो कैसे इनको एजेंडा हाईजैक करने देंगे? भाऊ, एक अंतिम आपसे बस पूछना चाह रहा था कि अब आपको क्या लगता है, क्योंकि नितिन गडकरी, आप उनके साथ बातचीत आपकी होती रहती है लगातार नितिन गडकरी से, नितिन गडकरी और उनके समर्थक अब क्या सोचते हैं? क्योंकि ये आज तो बहुत बड़ा फैसला हुआ कि उनको आपने एपेक्स बॉडी से निकाल दिया, आपने उनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से निकाल दिया, तो गडकरी का अब आगे का सफर क्या होगा? उस पर थोड़ा सा मेरा अंतिम सवाल है इस पर। दीपक जी, गडकरी जी मेरे से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अक्सर ये राजनीतिक बातें अवॉइड करते हैं। ज्यादातर मराठी घर की बातें होती है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। लेकिन जितना मैं गडकरी जी को जानता हूं, उनके नेचर को जानता हूं, इतने सालों से उनको देखते आ रहा हूं, उनको इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका परफॉर्मेंस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप उससे ही काम करते हुए मिलेंगे, नई नई योजनाएं लाते हुए मिलेंगे, नया नया ज्ञान लाते हुए मिलेंगे। आज हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, तो आज एथेनॉल का प्रोजेक्ट वही लेके आए थे। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कैसे होनी चाहिए, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। और हर चीज में वो आगे है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कमेटी में रखो, किस कमेटी में नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि राजनाथ और गडकरी का टिकट काट दिया जाए 2024 का, चुनौती एकदम ही खत्म कर? इसके 99% चांसेस है कि गडकरी और राजनाथ का अगला लोकसभा टिकट काट दिया जाए। ऐसी सुगबुगाहट है मतलब? ऐसी बिल्कुल बिल्कुल इसी जिस हिसाब से उनका तो आरएसएस कुछ नहीं करेगा? आरएसएस भी दबाव में है इनके गुजरात लॉबी के? कोई आरएसएस दबाव में नहीं है। आरएसएस वेट एंड वॉच करेगा। गडकरी चुनाव भी नहीं लड़े तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यदि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया और सबने कहा कि हमको गडकरी चाहिए, तो फिर कौन रोकेगा गडकरी जी को? बाद में चुनाव कहीं से भी लड़ाया जा सकता है, राज्यसभा भी आया जा सकता है। एक अंतिम को, कि आप देख रहे हैं नितिन गडकरी और मोदी में बुनियादी फर्क क्या है? इनका टेम्परामेंट, इनका पर्सनल जो इनका एक ऑरा है, और इनका जो एक तरह का स्वभाव है, गडकरी का कैसा है, मोदी जी का कैसा है, दिल किसका बड़ा है, सोच किसकी बड़ी है? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। गडकरी परफॉर्मेंस पे विश्वास रखते हैं, मोदी जी बोलने पे विश्वास रखते हैं। गडकरी जी विज्ञापन पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, प्रचार प्रसार पे मोदी जी उस पर विश्वास रखते हैं। गडकरी जो भी है सच्चाई उसको सामने रखते हैं, मैनिपुलेशन के बिल्कुल खिलाफ है। और प्रधानमंत्री जी मैनिपुलेटेड आंकड़े देकर, मैनिपुलेशन की बात करके, उदाहरण के तौर पे जब जर्मनी में वो कह रहे थे कि भारत के हर गांव में बिजली का कनेक्शन है, जब ये मैनिपुलेट करके बोल रहे थे, तब जो द्रौपदी मुर्मू जब अध्यक्ष राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित हुई, तो उसके गांव में, उड़ीसा में बिजली के तार बिछ रहे थे कि भाई अब राष्ट्रपति का गांव है, बिजली तो अब नहीं पहुंची तो बहुत शर्मनाक बात होगी। 80 करोड़ लोगों को आज हम अनाज दे रहे हैं, मतलब भीख कटोरा लेके उनके हाथ में दे दी। आपके 2022 के उन्होंने कई भाषणों में लगातार कहा कि 2022 में इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा, 75वीं जब सालगिरह होगी देश की, हर आदमी के सर पे छत होगा। लेकिन उस पर भी वो टिके नहीं। ऐसे असंख्य वादे हैं जो वादे करते हैं, कसमें वादे, उसमें कोई मतलब नहीं उनका।
गडकरी का होते हैं। गडकरी का एक चीज और अंतिम सवाल है बस। गडकरी माइनॉरिटीज को कैसे देखते हैं, मुस्लिम्स को कैसे देखते हैं, जो गडकरी दबे कुचले तबके हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, गडकरी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में मुस्लिम तबका भी बहुत है, अच्छा खासा वोट है मुसलमानों का। लेकिन गडकरी का यह कहना है कि हमारा हिंदुत्व, यदि हम हिंदुत्व कहें, हम राम की पूजा करें, राम का मंदिर बनाए, इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुसलमानों को आउट ऑफ वे जाके कभी तकलीफ नहीं देना। वो मुसलमानों को हमेशा, जब भी कोई मुस्लिम उनके पास आता है मतदाता, वो उसकी समस्या का निदान करता है।